इस अकेले गेम ने भारत में 3 सालों में $3 बिलियन की कमाई करके गया था, जितना कि इंडिया के पूरे गेम मिलकर के 1 साल में कमा नहीं पाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। क्या आप लोगों ने कभी ये सोच करके देखे हो कि यदि आप दिन भर में 1 घंटा मोबाइल पर गेम खेलते हैं तो उससे उस गेम बनाने वाली कंपनी को कितना फायदा होता होगा, और साल भर में ऐसी कंपनियां कितनी ज्यादा कमाई करती होगी। या कभी ये सोच करके देखे होंगे कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री क्या है। इंडिया में जो चाइनीज गेमिंग ऐप या फिर जनरल कोई भी ऐप को बैन किया जा रहा था, उसके पीछे का रीजन क्या है, और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस गेमिंग इंडस्ट्रीज से किसको फायदा है और किसको क्या क्या नुकसान है। जैसे कि मान के चलो मैं दिन भर में 8 घंटा गेम खेल रहा हूँ तो मुझे इससे क्या फायदा है, और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं वो पैसे किन किन तरीकों से कमाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विजनरी थिंकिंग के साथ। भारत में वीडियो गेमिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। उस टाइम पर सिक्का डालकर चलने वाले गेम फेमस हुआ करते थे, जिनको बिट गेम कहा जाता था। और इन बिट गेम की खास बात ये थी कि ये बड़े शहरों के मॉल या फिर बार में ही पाए जाते थे। इसमें सुपर मारियो ब्रदर्स और कॉन्ट्रा जैसे क्लासिकल गेम हुआ करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों के पास अपने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल आते गए, और इंडिया में नेट की सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। तो इस वीडियो गेमिंग इंडस्ट्रीज ने ऑनलाइन वीडियो गेमिंग इंडस्ट्रीज का रूप धारण कर लिया। और आज के टाइम में 85% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से, 11% लोग पीसी या फिर लैपटॉप से, और बचे कुछ 4% लोग टैबलेट से ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। लेकिन इंडिया के 100% गेमर्स में से केवल और केवल 3.7% गेमर्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन गेम खेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसमें से कुछ यूट्यूबर्स होते हैं तो कुछ प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं जो कि गेमिंग कंपनी के साथ डील करके गेम खेलते हैं। इसका मतलब इंडिया में 96.3% गेमर्स ऐसे हैं जो कि केवल और केवल एंटरटेनमेंट के लिए गेम खेल रहे हैं। लेकिन 2020 में कुछ रिपोर्ट्स आई थी और उनके मुताबिक इंडिया के 60% गेमर्स का पर डे का एवरेज गेमिंग टाइम जो था वो लगभग 4 से 5 घंटे का था। इसलिए हम इसको एंटरटेनमेंट कहने की बजाय पर डे का 3 से 4 या फिर 4 से 5 घंटे का टाइम वेस्ट कह सकते हैं। लेकिन यही टाइम वेस्ट करने वाले या फिर यही एंटरटेनमेंट करने वाले लोग बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियों को बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा कराते हैं। जैसे कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्रीज हर साल इंडिया से बने हुए गेम्स से लगभग 120 बिलियन रुपए की कमाई करती है, और यदि इसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 1.8 बिलियन डॉलर होगा। सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक साउथ कोरियन कंपनी है क्राफ्टन, जिसका एक गेम आया था बीच में PUBG, और बाद में चला भी गया। लेकिन इस अकेले गेम ने भारत में 3 सालों में $3 बिलियन की कमाई करके गया था, जितना कि इंडिया के पूरे गेम मिलकर के 1 साल में कमा नहीं पाते हैं। अब जिनको गेमिंग की दुनिया के बारे में पता नहीं है, उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये गेमिंग कंपनियां इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा रही है, यानी कि इकलौता PUBG गेम इंडिया से 3 साल में $3 बिलियन की कमाई करके जा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? असल में जितने भी फ्री गेम्स होते हैं या फिर कोई भी जनरल ऐप होता है वो कई तरीके से पैसा कमाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए, यानी कि विज्ञापन के जरिए। जैसे कि मान के चलो हम लूडो खेल रहे हैं और उस जैसे ही गेम खत्म हुआ उसके बाद एक ऐड आता है छोटा सा, उसमें ये गेमिंग कंपनियां बहुत ज़्यादा कमाई करती है, और रेफरल मार्केटिंग के द्वारा, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन से इसमें ऐप के कंटेंट और क्वालिटी को बढ़ा दिया जाता है। इसमें अधिकतर प्रीमियम गेम्स, वीडियो, म्यूजिक ऐप आते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम, गूगल म्यूजिक, और इसके अलावा कई ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। ऐसे ही गेमिंग एप्लीकेशन में गेम कैरेक्टर्स, गेम कॉइन और गेम के टूल्स को बेच करके गेमिंग कंपनियां बहुत ज़्यादा कमाई करती हैं। जैसे कि फ्री फायर एक गेम था जिसको इंडिया में फ़िलहाल में बैन कर दिया गया है। उसमें लोग डायमंड या फिर गेम के लेवल को बढ़ाने के लिए हज़ारों रुपये खर्च कर देते थे, और पैसे जब ज़्यादा खर्च हो जाते हैं या फिर गेम में हार जाते हैं तो कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। जैसे कि BA के एक स्टूडेंट ने गेम में हार जाने के कारण सुसाइड कर लिया, और उसने एक लेटर भी लिखा कि सॉरी माँ, सोचा था कि जीत के पैसों से मम्मी पापा के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन मैं हार गया। और ऐसा ही कुछ छतरपुर में भी हुआ। वहाँ 6th क्लास का बच्चा फ्री फायर गेम में 40,000 रुपये हार गया और सुसाइड कर लिया, और अपने लेटर में लिखा कि मैं एक फ्री फायर नाम का गेम खेलता था जिसमें अपने माँ के अकाउंट से मैंने 40,000 रुपये गंवा दिए। और यदि आप इस लेटर को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बच्चे को अभी ढंग से सेंटेंस तक के बनाते नहीं आते हैं, और इसके मन में कितनी बड़ी बड़ी बातें चल रही थी।
इसलिए साउथ कोरिया, ब्रिटेन, चाइना जैसे देशों में गेमिंग एडिक्शन क्लिनिक खोले जा चुके हैं और 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग टाइम लिमिट सेट कर दी गई है। इसके अलावा WHO ने भी गेमिंग को ICD यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज में शामिल कर लिया है। इसका मतलब अब गेमिंग को भी एक डिसीज के रूप में देखा जा रहा है, एक बीमारी के रूप में देखा जा रहा है। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में जो चाइनीज गेमिंग ऐप्स को बैन किया जा रहा है या फिर कोई भी जनरल ऐप को बैन किया जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। कुछ लोगों का मानना ये है कि इससे चाइना को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि ऐसा ही कुछ होता तो इंडिया में चाइना से बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान इम्पोर्ट किया जा रहा है और पिछले 2 सालों से ये इम्पोर्ट की दर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यदि ऐसा ही कुछ होता तो इंडिया सामान के इम्पोर्ट को बढ़ाने की जगह कुछ कमी ला देता। लेकिन यह इंडिया की गवर्नमेंट का मानना यह है कि जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं वो भारतीयों की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए IT एक्ट सेक्शन 69A के तहत इन सभी ऐप्स को बैन किया जा रहा है और इंडिया में अभी तक लगभग 320 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि इसके कारण साइबर अटैक्स ज़्यादा बढ़ रहे थे। कुछ एप्लीकेशन के कारण बैंक अकाउंट पूरे के पूरे खाली हो जा रहे थे। यही कुछ रीज़न है जिनके कारण इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया जा रहा है। अब गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फैली हुई है तो ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रोफेशनल गेमर्स जो होते हैं वो किन किन तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। इसमें पहला है गेमिंग टूर्नामेंट। जैसे हर प्रकार के गेम के टूर्नामेंट होते हैं वैसे ही ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट भी होते हैं। इनको गेमिंग कंपनियां ऑर्गेनाइज करती है और इसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं और इसकी प्राइज मनी भी करोड़ों में होती है, जिसको लोगों की एंट्री फीस से ही लिया जाता है। दूसरा है ब्रांड डील। जैसे कि एक अच्छे क्रिकेटर या फिर फुटबॉलर को ब्रांड अप्रोच करती है, वैसे ही एक अच्छे वीडियो गेमर को भी ब्रांड डील्स मिलती हैं जिसमें किसी ब्रांड को प्रमोट करना होता है। इसमें तीसरा है वीडियो गेम स्ट्रीमिंग। जैसे लोगों को गेम खेलने में मज़ा आता है वैसे ही गेम को देखने में मज़ा आता है। जैसे कि क्रिकेट को लोग लाइव देखते हैं वैसे ही यूट्यूब पर लोग गेमर्स की लाइव स्ट्रीमिंग को भी देखते हैं और उसमें सुपर चैट के जरिए गेमर्स पैसा कमाते हैं। इसमें चौथा है ऐड मनी। इसमें यूट्यूब या फिर फेसबुक पर लोग रिकॉर्डेड वीडियो को डालते हैं और एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसे कमाते हैं। और इसके बाद आता है लास्ट, मेंबरशिप। ट्विच और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर गेमर्स अपना अलग ही VIP सेक्शन बना करके रखते हैं और इसमें गेमर्स की हाई कोर कम्युनिटी होती है। इसको ज्वाइन करने के लिए लोगों को पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है और ये भी VIP सेक्शन भी अलग अलग लेवल में बटा हुआ होता है जिसमें गेमर्स से कॉन्टेक्ट करने की ज़्यादा एक्सेस मिलती जाती है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विजनरी थिंकिंग के साथ।